सो हेलो वेलकम गाइस, मनोज सगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट की हरी स्वागत करता हूँ। और बेसिकली आज हम वापस से हमारी पुरानी जगह पे आ चुके हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें आपको बताने वाले हैं कि बेसिकली कोई भी कंपनी जो रिटेन्ड अर्निंग्स कमाती है, यानी समझ जाए मैं कंपनी हूँ, मेरी कंपनी ABCD, एंड अगर समझ जाए वो कंपनी ने 100 रुपये कमाया और 100 रुपये में से 20 रुपये डिविडेंड दे दिया, यानी 100 रुपये में से 20 रुपये का प्रॉफिट अपने मालिक को दे दिया, अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया, अपने ओनर्स को दे दिया, अपने प्रमोटर्स को दे दिया। ठीक है, देन बाकी का जो 80 रुपये बचता है वो कंपनी अपने पास रखेगी और उसको हम बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी उनके प्रॉफिट का या फिर उनके जो अर्निंग्स है उसका रिटेन्ड पार्ट। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि पता कैसे लगाया जाए कि कंपनी ने जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, क्योंकि हम बार बार बोलते रहते हैं और वॉरेन बफेट जी भी बोलते हैं कि आपको चेक करना चाहिए कि कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो बराबर जगह पे इस्तेमाल हो रही है या फिर नहीं हो रही है, यानी बेसिकली उसकी जो मैनेजमेंट है, कंपनी की मैनेजमेंट, वो उस रिटेन्ड अर्निंग्स को अच्छे से इस्तेमाल कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही। ठीक है, सो ये जानने के लिए कि कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को किस तरह इस्तेमाल कर रही है, हमें ये जानना पड़ेगा कि कंपनी ने रिटेन्ड अर्निंग को कहाँ पे इस्तेमाल किया, कहाँ पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, सो बेसिकली इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि कंपनी अपने रिटेन्ड अर्निंग्स को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, ये पता कैसे किया जाए। ठीक है, सो बेसिकली आज की वीडियो में यही बताने वाले हैं और आज का वीडियो मेरे हिसाब से आपको पसंद आने वाला है और आपको ये वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा ताकि आप जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके बारे में एक और नया कदम सीख सकें। ठीक है, सो चालू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे लाल बटन है उसको दबा देना, बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो की उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, सो चालू करते हैं। सो बेसिकली कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है उसको वो कंपनी 3 जगह पे इस्तेमाल कर सकती है। जो पहली जगह है वो है खुद में, यानी खुद में इन्वेस्ट कर सकती है। जो दूसरी जगह है वो है दूसरे में, वो दूसरे में उस पैसे को, यानी जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसको दूसरे में इन्वेस्ट कर सकती है। और जो तीसरी जगह है वो है खुद के दूसरे में, यानी बेसिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जैसा हम उसको बोल सकते हैं। यानी वो कंपनी है तो हमारी, लेकिन वो सब्सिडरी है, यानी उसको हम पैसा लोन पे दे सकते हैं वैसी कोई चीज़। यानी मीन्स बेसिकली हमारी खुद की कंपनी है लेकिन वो हमारी कंपनी नहीं है, लेकिन वो दूसरी कंपनी है। ठीक है, मीन्स आपको मैं आगे समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, सो जो सबसे पहली बात है, यानी जो सबसे पहली जगह है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है वो है खुद में। सो अभी खुद में कंपनी कैसे इन्वेस्ट कर सकती है? खुद में कंपनी 2 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकती है। एक होता है कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है शेयर बाईबैक। सो अब ये कैपेक्स क्या होता है? कैपेक्स यानी बेसिकली कंपनी खुद का एक्सपेंशन करने के लिए, यानी समझ जाइए कोई कंपनी जैसे मैकडोनल्ड्स की बात करेंगे। सो अभी मैकडोनल्ड्स को अपने जो फ्रेंचाइजी, अपने जो स्टोर्स है वो अगर बढ़ाने हैं तो बेसिकली उसको नए नए स्टोर खरीदने पड़ेंगे और वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसके लिए उन लोगों को बहुत पैसा लगेगा, उन लोगों को मीन्स ये जो अपना एक्सपेंशन है उसको करने के लिए बहुत पैसा लगेगा। सो अब वो पैसा कहाँ से आएगा? वो ये पैसा यहीं से ले सकते हैं, या तो बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन बैंक से लोन लेंगे तो उनको कुछ इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। सो वो लोग बेसिकली जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये करने के लिए, यानी अपना एक्सपेंशन करने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, नए सेगमेंट में जाने के लिए, कोई नए बिजनेस में, कोई नए सेक्टर में जाने के लिए वो लोग रिटेन्ड अर्निंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये तो हो गया यहाँ पे पहला यूज़। जो दूसरा यूज़ था वो था बाईबैक। सो अब ये बाईबैक क्या होता है? बाईबैक यानी बेसिकली मैं एक कंपनी हूँ और मैं खुद के ही शेयर बाईबैक कर रही हूँ, यानी खुद के ही शेयर में खरीद रहा हूँ। ठीक है, सो ये बेसिकली बाईबैक और कैपेक्स दोनों हमने यहाँ पे बता दिया। यानी कंपनी खुद में इन्वेस्ट कर सकती है, यानी बाईबैक करके वो खुद के शेयर खरीद रही है, या फिर वो एक्सपांड कर रही है, यानी वो पैसे से कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है। ठीक है, सो अभी एक्सपेंशन अच्छा होता है कि नहीं होता है, यानी कैपेक्स अच्छा होता है या फिर नहीं होता है? अगर हम देखेंगे सो ये जो कैपेक्स होता है वो मेनली अच्छा माना जाता है क्योंकि उससे ग्रोथ होता है, वो नए सेक्टर में जाएगी या फिर कहीं भी जाएगी जिसकी वजह से उनके जो सेल्स है उसमें हमें ग्रोथ देखने मिलेगा। ठीक है, सो नॉर्मली ये अच्छा होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी कुछ ऐसे सेक्टर में जाती है जहाँ पे उनको पता नहीं होता है कि ये सेक्टर कैसा है, फिर भी वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे लोग बिजनेस चालू करते हैं और उनको लॉसेस होते हैं। यानी बेसिकली लॉसेस तो होते ही है, लेकिन जो रिटेन्ड अर्निंग जो उन्होंने इन्वेस्ट की थी उसका भी उनको नुकसान हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी जब भी कैपेक्स इन्वेस्ट करती है, यानी एक्सपेंशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करती है, तभी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कंपनी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसको अच्छा भरोसा होना चाहिए, यानी मीन्स वो सेक्टर के ऊपर मैनेजमेंट को भरोसा होना चाहिए और साथ ही साथ आपको भी सेक्टर के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और ये जो कैपेक्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी ग्रोथ के लिए कर रही हो। ये मीन्स आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जिस भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ पे वो कंपनी अगर कैपेक्स इन्वेस्ट करती है, यानी बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, यानी बढ़ाती है, या फिर कहीं पे एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्ट करती है, या फिर बेसिकली एक्सपेंशन करती है, सो वो एक्सपेंशन ग्रोथ के लिए होना चाहिए, वो एक्सपेंशन जिंदा रहने के लिए, यानी सर्वाइवल के लिए नहीं होना चाहिए। मीन्स बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो खुद को एक्सपांड करते हैं सिर्फ सर्वाइवल के लिए, यानी उनके पास पैसे बहुत कम रहते हैं, यानी वो एकदम कैश क्रंच हो जाता है और बेसिकली वो लोन लेते हैं और लोन से एक्सपेंशन करते हैं ताकि ये जो कैश है, मीन्स बेसिकली उनको सिर्फ कैश जलाना आता है, उनको कैश कमाना नहीं आता। सो बेसिकली वो लोग एक्सपेंशन करते रहते हैं, लोन लेके एक्सपेंशन करते रहते हैं और बेसिकली वो जो एक्सपेंशन करते हैं उसको जिंदा रहने के लिए करते हैं, वो लोग सर्वाइवल के लिए करते हैं।
सो अभी ऐसी कंपनी का एग्जांपल क्या होता है जहाँ पे वो सर्वाइवल के लिए कैपेक्स करती है। सो अगर हम यहाँ पे हमारे फेवरेट एकदम मीन्स हमारे सबसे फेवरेट हम यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे, यानी जो टेलीकॉम सेक्टर उसकी बात करेंगे। सो वहाँ पे जो कंपनी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सर्वाइवल के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। यानी बेसिकली अगर वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे, सो वो लोग थोड़े टाइम पहले 2-3 साल पहले वो लोग 3G पे थे, लेकिन अभी अचानक से जियो आने के बाद 4G आने के बाद 4G के प्राइस इतने कम होने के बाद उनको अचानक से सर्वाइवल के लिए अपना जितने भी टावर्स थे 3G थे वो 3G नेटवर्क को 4G करना पड़ा, जिसके वजह से उसमें बहुत खर्चा आता है। ठीक है, तो 3G से उन्होंने अपने टावर्स को 4G किया और उन्होंने 4G तो किया, यानी इतना बड़ा कैपेक्स तो लगाया, लेकिन साथ ही साथ उनको अपने प्लान्स के प्राइसेस भी कम करने पड़े। क्यों कम करने पड़े? क्योंकि मुकेश अंबानी भाई आ चुके थे, जियो भाई आ चुका था, जिसकी वजह से उनको अपने प्लान के प्राइसेस कम करने पड़े, जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ। यानी बेसिकली उनका जो मार्जिन था वो बहुत कम हो गया, या फिर हम लॉस बोल सकते हैं। और साथ ही साथ उनका जो कैपेक्स था वो भी उनको सर्वाइवल के लिए लगाना पड़ा, यानी बेसिकली उसको भी हम लॉस में गिन सकते हैं। ठीक है, सो आपको ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और हम हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप टेलीकॉम सेक्टर से एकदम दूर रहिएगा, यानी आपको तकरीबन इतना दूर रहना चाहिए। ठीक है, मीन्स इतना मीन्स समझ जाए, मीन्स आपको बहुत दूर रहना चाहिए इस सेक्टर से। ठीक है, सो बेसिकली ये तो हमने बता दिया आपको कैपेक्स के बारे में। यानी कैपेक्स अगर ऐसी जगह पे किया जाए जहाँ से ग्रोथ आ सकता है, अगर जो मैनेजमेंट है उसको हाई कन्विक्शन है, यानी मैनेजमेंट को गारंटी है कि यहाँ से ग्रोथ आएगा, यहाँ से पैसा आएगा, और वो जो इंडस्ट्री है वो जो सेक्टर है वो अच्छा है और मैनेजमेंट को उस चीज़ के बारे में पता है, उस सेक्टर के बारे में पता है, तो बेसिकली वो एक्सपेंशन अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वो सर्वाइवल के लिए नहीं होना चाहिए, वो एक्सपेंशन सर्वाइवल के लिए नहीं, वो एक्सपेंशन सिर्फ ग्रोथ के लिए होना चाहिए। अभी बात करेंगे हम बाईबैक की। सो क्या बाईबैक अच्छे होते हैं? बाईबैक अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि बाईबैक हुआ क्यों है। ठीक है, सो बहुत सारी ऐसी कंपनी रहती है जिसके जो शेयर्स होते हैं वो एकदम मंद पड़ जाते हैं, एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, यानी 5 से 6 साल से उनका जो शेयर है वो ज़्यादा मूव नहीं करता, ऊपर नीचे नहीं जाता, जिसकी वजह से कंपनी बाईबैक करती है और इन्वेस्टर का जो जोश है उसको जगाने की कोशिश करती है। सो अगर जो कंपनी है वो इन्वेस्टर को अपनी तरफ बुलाने के लिए बाईबैक कर रही है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम बात करेंगे दूसरे टाइप की बाईबैक की, मैनेजमेंट देखती है कि जो हमारी कंपनी है उसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत कम हो चुका है, उसका जो शेयर प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम हो चुका है, जिसकी वजह से अगर हम हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी हम हमारी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जिसकी वजह से जब जो शेयर प्राइस है वो वापस से इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा होगा या फिर उसके बराबर होगा, तब हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। सो जब मैनेजमेंट ऐसा करते हैं, यानी उनको लगता है कि जो हमारी कंपनी है उसका शेयर है वो अंडर वैल्यूड है, और तब वो इन्वेस्टमेंट करती है, यानी तब वो बाईबैक करती है, तब वो बाईबैक अच्छा होता है। ठीक है, नहीं तो बाकी सब बाईबैक का इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है इन्वेस्टर को। ठीक है, सो ये तो हो गया बाईबैक, यानी ये तो हमने यहाँ पे बता दिया कि कंपनी खुद में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अभी दूसरा पार्ट आता है कि कंपनी दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अभी दूसरे में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकती है? दूसरे में मे बी वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती है। अभी डायरेक्टली कैसे करेगी? डायरेक्टली यानी बेसिकली कंपनी दूसरी कंपनी का शेयर खरीद सकती है, दूसरी कंपनी को पैसा दे सकती है, डायरेक्टली उधार दे सकती है, लोन दे सकती है, एडवांसेस दे सकती है। तो बेसिकली वो दूसरे में ऐसे इन्वेस्ट कर सकती है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली वो बेसिकली म्यूचुअल फंड खरीद सकती है, और म्यूचुअल फंड बेसिकली दूसरी कंपनी का शेयर खरीदेगा। ठीक है, सो बेसिकली वो इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया और इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया। और मेरे हिसाब से ये जो इनडायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट होती है, यानी अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करती है तो मेरे हिसाब से तो वो अच्छा ही होता है। अच्छा क्यों होता है? क्योंकि मेनली म्यूचुअल फंड में उसके मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसकी वजह से हमें सब कुछ पता है कि जो म्यूचुअल फंड मीन्स बेसिकली हमें ये भी जानना पड़ेगा कि मीन्स कौन से म्यूचुअल फंड में कर रही है और कौन सी सेक्टर के म्यूचुअल फंड में कर रही है। ठीक है, सो अगर वो अच्छा सेक्टर है, अगर वो ग्रो हो सकता है, आपको लगता है, आपको विश्वास है, और जो आपका म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है उस पर भी आपको विश्वास है, सो ये अच्छी बात है। लेकिन जब कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है, सो अगर वो अपने सेक्टर की कोई और कंपनी में या फिर कोई और सेक्टर की कोई और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो बेसिकली आपको वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, उस कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो जो कंपनी है उसके मीन्स बेसिकली जो आपका खुद का जो कंपनी है उसका जो मैनेजमेंट है उसकी वो कंपनी से जहाँ पे वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही है उससे कुछ रिलेशन हो सकती है, कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से कुछ हो सकता है। सो आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो का जो पार्ट 2 होने वाला है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपको सिर्फ कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ के, यानी बेसिकली आपको एनुअल रिपोर्ट पूरी पढ़नी भी नहीं है, यानी 150-200 पेज का कुछ पढ़ना भी नहीं है, बस आपको मीन्स ऊपर सर्च में थोड़ा टाइप कर देने का, आपको आ जाएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट करती है। सो ठीक है, सो ये तो हो गया दूसरे में इन्वेस्टमेंट। सो ये दूसरे में इन्वेस्टमेंट है वो मे भी अगर इनडायरेक्टली करेगी म्यूचुअल फंड के थ्रू तो वो अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली करेगी सो आपको मीन्स आप क्या बोलते हैं, आपके जो सेंसेस है वो आपको चालू रखने पड़ेंगे, आपको मीन्स अपनी आंखें खोल के रखनी पड़ेगी। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या पता कंपनी का कोई रिलेशन निकल जाए उसके साथ, या फिर मैनेजमेंट का कुछ रिलेशन निकल जाए। सो आपको मीन्स ये सब चीज़ें अच्छे से एनालाइज करनी है। ठीक है, एंड देन जो तीसरा इन्वेस्टमेंट है वो है खुद के दूसरे में, यानी आपको नहीं समझ में आया होगा, सॉरी, लेकिन खुद के दूसरे में यानी समझ जाइए मेरी एक कंपनी है। ठीक है, मेरी एक कंपनी है ABC।
ठीक है, वो बहुत बड़ी हो चुकी है, मीन्स एकदम रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसका जो रेवेन्यू है वो 10,000 करोड़ का है और अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, मीन्स वो कंपनी अच्छा खासा चल रही है। लेकिन अभी मैं साइड में दूसरी कंपनी चालू करता हूँ, अभी मीन्स मुझे ज़्यादा चाह चुकी है, ये कंपनी मैंने खोली बहुत अच्छा चल रही है, तो मुझे एक और कंपनी खोलना है, तो मैंने एक और कंपनी खोला। लेकिन अभी अगर वो बैंक से लोन लेगी तो उसको 10 से 12% देना पड़ेगा, या फिर अगर वो बॉन्ड या फिर शेयर सेल करेगी तो बेसिकली उसको इन्वेस्टर को अपने कुछ शेयर्स देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो कंपनी का जो मालिक है वो सोच सकता है कि भाई ऐसा तो नहीं करना मेरे को, ठीक है, क्योंकि मीन्स उससे मेरी जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। सो वो क्या करेगा, वो ये जो अपनी पहली वाली जो बड़ी कंपनी है उससे थोड़ा पैसा देगा और वो जो अपनी दूसरी वाली छोटी कंपनी जो उसने अभी अभी बनाई उसको उधार पे देगा, वो उधार पे देगा और बेसिकली वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे उसको उधार पे देगा, 5%, 6% या फिर 7% उधार दे सकता है। और बेसिकली ऐसा बताएगा कि उसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, यानी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में उसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, उसने बल्कि इन्वेस्टमेंट के बदले उसने बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे इस कंपनी को लोन दिया है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये जो कंपनी है, जो छोटी कंपनी है, वो इतना अच्छा खासा परफॉर्म कर नहीं पाती, वो लोन रिपे नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो बड़ी कंपनी है वो जो छोटा मोटा अमाउंट है, यानी वो जो उसने उसको लोन दिया है, यानी बड़ी वाली कंपनी ने जो छोटी वाली कंपनी को जो लोन दिया था वो राइट ऑफ कर देती है। अब ये राइट ऑफ क्या होता है, यानी वो पैसे को भूल जाती है। जो कंपनी का मालिक है वो बोल देता है कि छोटी कंपनी से भी मीन्स पैसा आने की कोई उम्मीद नहीं है, इसको भूल जाओ, सो वो लोग भूल जाते हैं। मीन्स कितना सिंपल है, मीन्स कितना खतरनाक है, मैं हिल गया था पहली बार देख के, लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसा करती है और बहुत ज़्यादा कंपनी ऐसा करती है। सो आपको ये जो तीसरी वाली इन्वेस्टमेंट टाइप होती है उससे बहुत सावधान रहना चाहिए, आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जहाँ पे जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वहाँ पे होती है। मेनली जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वो अच्छी भी हो सकती है, कभी कभी मीन्स अच्छी भी हो सकती है, लेकिन मेनली तो मैंने देखा है कि बुरी ही होती है। सो बेसिकली कुल मिला के यहाँ पे बात यही है कि आपको अपने मैनेजमेंट पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अपने मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं है तो बेसिकली आपको वो कंपनी के शेयर खरीदने ही नहीं चाहिए। अगर आपको मैनेजमेंट पे भरोसा है कि हाँ भाई मेरी मैनेजमेंट ऐसा कुछ कर नहीं सकती, मेरी कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कभी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं करेगी, वो खुद के फायदे के लिए हमारा जो शेयर होल्डर का जो फायदा है उसको कभी भी दाव पे नहीं लगाएगी, ठीक है। अगर आपको ऐसा भरोसा है तो आप पक्का उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको भरोसा नहीं है, अगर आपको इतना सा भी भरोसा नहीं है तो बेसिकली आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे और भी ऐसी वीडियो हम बनाएंगे और लाएंगे और अपलोड करेंगे। सो बेसिकली उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और अगर आपको ये वीडियो मीन्स आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने मिला सो प्लीज़ आप वो लाइक बटन दबा देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं।